चलो देखो पिछले टर्म पे कंजर्वेशन के बारे में पढ़ के आए थे कि हमारे पास एनर्जी कंजर्व रहती है, और उसके साथ साथ हम 4 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ के आए थे, 4 भौतिक राशियों के बारे में पढ़ के आए थे जो हमारे पास कंजर्व रहती हैं। ठीक है, एनर्जी, मोमेंटम, मोमेंटम में 2 मोमेंटम, एक लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग, दूसरा आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग। ये सारी चीजें हमारे पास कंजर्व रहती हैं। इनके साथ एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है चार्ज, आवेश। आवेश भी हमारे पास कंजर्व रहता है। इतनी बात क्लियर है? अब आगे जरा सुनते हैं। अब यहां पर तुम्हें मोमेंटम के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, ध्यान रखना। अब जो टॉपिक कराने वाले हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक के बीच से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन भी होता है। ठीक है, देखो यहां पे देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो यहां पर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये क्या होता है जरा देखो। अच्छा, कंजर्वेशन क्या मतलब है? कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, रेखीय संवेग का संरक्षण। देखो ध्यान रखना, जो हिंदी बैकग्राउंड से हो, हम हिंदी बोलते हैं तुरंत अपनी कॉपी में लिख लिया करो, बहुत आसानी होगी तुम्हें पढ़ने में। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या? रेखीय संवेग का संरक्षण। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब यहां पर हमारे पास संरक्षण मतलब क्या होता है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो ना ही हमारे पास जनरेट हो सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना उत्पन्न हो सकती है, ना उसे नष्ट करा जा सकता है। केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, केवल उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करा जा सकता है। तो अब जरा समझते हैं हमारे पास मोमेंटम कब कंजर्व रहता है। अच्छा देखो, मोमेंटम के बारे में बताया किसने? मोमेंटम के बारे में न्यूटन अपने सेकंड लॉ में बता के गए थे। तो यहां पर हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। देखो न्यूटन का सेकंड लॉ देखोगे तो हमारे पास हमें इतना पता है कि बॉडी पर लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीपी अपॉन डीटी के। सोचो जरा, तो मैं डीपी अपॉन डीटी बता के आया क्या होता है। ये हमारे पास जो डीपी देख रहे हो चेंज इन मोमेंटम है, जो डीटी देख रहे हो हमारे पास टाइम, टाइम से डिवाइड करते हो तो इसे बोला क्या जाता है? रेट, दर बोलते हैं। तो आगे हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर आता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, ये आ गया कांस्टेंट के डीपी अपॉन डीटी। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखना कांस्टेंट हमेशा एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से निकाला जाता है, और एक्सपेरिमेंट से इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 आई थी। तो यहाँ पर हमारे पास f किसके बराबर आ गया? f बराबर आ गया हमारे पास डीपी अपॉन डीटी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात देखो, अब ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी लाइन है, ध्यान रखना, इसी लाइन पे तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। यहां पर हमारे पास पहला रिजल्ट आता है इफ देयर इज नो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, नो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा मतलब बराबर 0। ये क्या था कि किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स उस बॉडी के मोमेंटम के चेंज के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से इस रिजल्ट पे पहुंचे। अब क्या मान लिया कि मान लो बॉडी पे फोर्स लग ही नहीं रहा। अगर बॉडी पे फोर्स नहीं लगा तो F0, F की वैल्यू क्या थी हमारे पास? यहां पर न्यूटन के हिसाब से हमारे पास F की वैल्यू क्या थी? डीपी अपॉन डीटी। अगर F0 तो ये भी तो 0 हो गया। अच्छा जरा समझ रहा, अगर ये 0 तो जो नीचे dt दिख रहा है, इस dt को अगर भेज दो, dt 0 पे चला जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आया? देयरफॉर dp बराबर 0। यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आया dp इज इक्वल टू 0। अच्छा dp क्या है? dp हमारे पास है चेंज इन मोमेंटम। मतलब क्या हुआ? अगर मान लो हमारे पास बॉडी है, इसका मोमेंटम p1 है, ये बॉडी यहां पर गई, इसका मोमेंटम p2 हो गया, तो हमारे पास जो dp आएगा वो चेंज इन मोमेंटम, मतलब बाद में कितना हो गया? p2। पहले कितना था? p1, चेंज कितना हुआ? p2 माइनस
P1। इतनी बात क्लियर। तो डीपी हमेशा क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर जो डीपी देख रहे हो वो कैसे आएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास P2 माइनस P1 बराबर 0। इतनी बात क्लियर यहाँ पे। ये P2 माइनस P1 बराबर 0, तो P1 उधर चला जाएगा, P1 वहां गया, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है देयरफॉर P2 बराबर P1। अब एक बात समझते हैं, यहां पे रिजल्ट तो आ गया P2 बराबर P1। अब एक बात समझते हैं, देखो हमने यहां पर दो पोजीशन ली, इन दोनों पोजीशन पे अलग अलग मोमेंटम माने, लेकिन इस रिजल्ट, इस एक स्टेटमेंट से वो जो दो अलग अलग मोमेंटम हमने माने हैं, वो देखो दोनों अलग अलग मोमेंटम बराबर आ गए। मतलब अब तुम ऐसा किन्हीं भी दो पोजीशन के लिए कर लो, लेकिन अगर ये एक लाइन हमारे पास रहेगी, ये एक कंडीशन अगर हमारे पास रहेगी, तो हर बार मोमेंटम बराबर आएंगे, हर बार मोमेंटम बराबर आएंगे। मतलब यहां से प्रूफ होता है लीनियर मोमेंटम इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम एक संरक्षित राशि है, लेकिन उसका संरक्षण हो किस वजह से रहा है, जब बॉडी में फोर्स 0 हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे, मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम होता है हमारे पास P बराबर mv। अच्छा जरा सोचो, मोमेंटम कब बदलेगा, मोमेंटम बदलने की दो कंडीशन, या तो बॉडी का मास बदल जाए या उसकी वेलोसिटी बदल जाए। लेकिन जरा मास के बारे में सोचो, बॉडी का मास तो नहीं बदल सकता ना। मास कैसे बदल सकते हो किसी बॉडी का, मान लो इसका मास अगर हमारे पास 5 ग्राम है, तो मास तो नहीं बदलेगा ना, बाकी तुम कुछ ही बदल दो, स्पीड बदल सकते हो। मतलब मोमेंटम बदलने का सीधा रास्ता क्या है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बदली तो मोमेंटम बदलेगा। वेलोसिटी कब बदलेगी, जब एक्सेलरेशन आएगा। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कम होगी। एक्सेलरेशन कब आता है, जब बॉडी पे फोर्स लगता है। अब इसको कनेक्ट करो, अगर फोर्स नहीं लगा तो किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं, अगर एक्सेलरेशन नहीं तो ये वेलोसिटी नहीं बदलेगी, अगर वेलोसिटी नहीं बदली तो मोमेंटम नहीं बदलेगा, और मोमेंटम कैसा हो गया, कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, बाह्य बल 0 होता है, ठीक है, तो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ध्यान रखना, इस पर तुम्हारा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या आता है, देखो इस तरह से, सबसे फेमस क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर का कि लीनियर मोमेंटम इज अ कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी व्हेन करके दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उन चारों में से एक सही ऑप्शन होगा व्हेन देयर इज नो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, या इसी के जैसा कोई एक स्टेटमेंट देंगे, मतलब यही निकलेगा। बात समझा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये हमारे पास रिजल्ट आता है कि अगर बॉडी में फोर्स नहीं लगा तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ठीक है, इसको चाहो तो लिख लो। अगर मान लो पेपर कठिन बना तो यहाँ पे हमारे पास कुछ दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे हमने केवल फोर्स लिखा था, अगर इसको और ठीक से देखना हो तो इसको एक्सटर्नल फोर्स कह देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स क्यों कहते हैं, जरा सोचो, हम अगर इसमें फोर्स लगाएंगे तो बाहर से फोर्स लगाएंगे, अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो इंटरनल फोर्स भी कुछ ना कुछ होगा। हम जो बाहर से लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, मतलब इसमें इंटरनल फोर्स भी होगा। अब ये इंटरनल फोर्स क्या होता है, जरा सोचो, एक बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स आपस में हमारे पास अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं। सोचो जरा, तो जो हमारे पास इंटरनली फोर्स लग रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में लगाता है, वो इंटरनल फोर्स होता है। सोचो, इंटरनल फोर्स तो हर समय लग रहे हैं ना, इंटरनल फोर्स तो हर समय लग रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल फोर्स पे। जब हम यहाँ एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे तब यहाँ मोमेंटम आता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, हटा दे इसको, देख लिया, चलो आगे। अच्छा एक बात समझना, ये जो तुमने कंजर्वेशन देखा, ये हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल के लिए था। सोचो जरा, यहाँ केवल m की बात हुई है, m क्या हमारे पास, एक पार्टिकल का मास, ये हमारे पास केवल एक पार्टिकल के लिए। अब इसी तरह से हमारे पास रिजल्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब कई सारे पार्टिकल्स मिला करके हमारे पास एक सिस्टम बनेगा, हमें उसका कंजर्वेशन देखना है, ठीक है। अब उसका कंजर्वेशन क्या होता है, कैसे होता है, चलो जरा देखते हैं। अब एक बात जरा समझना, ये हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल के लिए था। अगर हम यहां पे ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं, देखो अगर हम यहां पे ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं तो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स में बिल्कुल वैसे ही कई सारे पार्टिकल आ जाएंगे, लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगा, फाइनली रिजल्ट निकलेगा कि अगर F0 तो हमारे पास P1 बराबर P2, और मतलब P कैसा हो गया हमारे पास, P हमारे पास कंजर्व्ड हो गया, मतलब ये हमारे पास संरक्षित हो गया, ठीक है।
ध्यान रखना, फाइनल रिजल्ट यही निकलेगा। अब एक बात समझना, ये जो तुम्हारे पास ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का आर्टिकल है, ये आर्टिकल तुम्हें नहीं करवाएंगे, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के लिए बेकार है। ध्यान रखना, तुम्हें जो नोट्स दिए हैं वो सब्जेक्टिव के हैं, जब पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था, ठीक है, या हमने उसको सब्जेक्टिव की तरह कराया हुआ था। यहां पर तुम्हें केवल ऑब्जेक्टिव की तरह पढ़ना है। तो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का आर्टिकल है, आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला तुम्हारे पास केवल रिजल्ट आएगा। फिर एक सिंगल पार्टिकल की बात हो चाहे कई सारे पार्टिकल की बात हो, मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो आप तुम्हारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब करवाने जा रहे हैं, तुम्हारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं कोलिजन्स। ये टॉपिक हमारे पास होता है कोलिजन्स। अगर हिंदी में कुछ याद हो तो हम इसको कहते हैं संघटन, ठीक है। देखो ध्यान से, अब एक बात समझना, देखो तुम बचपन में पढ़ के तो आए हो कि कोलिजन क्या होता है, एक पार्टिकल ऐसे आए एक पार्टिकल ऐसे आए, ये आके हमारे पास टकरा जाए, ये कोलिजन होता है, ठीक है। लेकिन अब जरा समझना, ये एक बहुत गंदी वाहियात डेफिनेशन है जो तुम्हें बचपन में पढ़ाई जाती है, ठीक है, बिल्कुल गलत डेफिनेशन है, ठीक है। अब जरा समझ, अच्छा देखो तुमने पढ़ा क्या होगा कोलिजन, अगर कोलिजन टॉपिक तुमने 11th में पढ़ा है तो वहां पर तुमने पढ़ा होगा कि जब यहां पर हमारे पास बॉडीज आपस में टकराती हैं तो इनकी वेलोसिटी चेंज होती है, इनके डायरेक्शन चेंज होते हैं मोशन के, इस तरह से कई सारे चेंजेस आते हैं। अच्छा जरा सोचो, अगर इसका मोमेंटम कुछ P1 है तो टकराने के बाद मोमेंटम कुछ P2 हो जाएगा, इसका अगर कुछ मोमेंटम है तो टकराने के बाद कुछ मोमेंटम बदल जाएगा, एनर्जीज बदल जाती हैं। तो अब यहां पर सुनना, कोलिजन की डेफिनेशन क्या होती है। देखो कोलिजन की डेफिनेशन केवल इतनी सी नहीं होती कि पार्टिकल आके टकरा गया कोलिजन हो गया। कोलिजन की डेफिनेशन होती है कि जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में आके टकराते हैं और टकराने पर उनके मोमेंटम और एनर्जी का इंटरचेंज होता है, मोमेंटम और एनर्जी आपस में बदलते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम यहां पे कोलिजन कहते हैं, ठीक है। अगर इसको ठीक से पढ़ें तो हमारे पास होता है द रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोलिजन। अब एक बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर अभी हमने बताया कि कोलिजन के लिए पार्टिकल्स का टकराना जरूरी नहीं होता। अब यह बात तुम्हारे गले से नहीं करती है, सुनो जरा, इस बात में तुम्हें कंफ्यूजन होता है। चलो एक काम करते हैं, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक ये बड़ी सी बॉल है, ये बॉल हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, इसमें खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान से, यहां पर हमने छोटा सा पार्टिकल ले लिया, इस पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा अब हमने इसको फेंका, हमने इसको बहुत तेज नहीं हल्की सी स्पीड से फेंका। सोचो अगर ये हल्की सी स्पीड से आगे जाएगा तो ये पॉजिटिव, अच्छा ये भी पॉजिटिव, दोनों में रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। अगर स्पीड कम हो रही है तो ध्यान से सोचो, मोमेंटम बदल रहा है, एनर्जी बदल रही है, तो यहां पर अब सोचो, अब यहां पे पार्टिकल जाएगा, अगर हमने बहुत धीरे फेंका है तो पार्टिकल इससे टकराएगा ही नहीं, टकराने से पहले ये क्या करेगा, पार्टिकल को रिपल कर देगा। अगर रिपल करा तो जरा सोचो, यहां पर यहां से यहां आने में और वापस जाने में हमारी वेलोसिटी में चेंज आया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, मोमेंटम में चेंज आया, तो अब यहां पर हमारे पास ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो ये भी हमारे पास कोलिजन होता है। सोचो यहां पे तो पार्टिकल टकराए नहीं आपस में, बात समझा रही यहां पे। और ध्यान रखना ये तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है, ऐसे नहीं बता रहे, तुम्हें अभी आगे देखने को मिलेगा एक टॉपिक, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एंगल ऑफ स्कैटरिंग, उसमें तुम्हारे पार्टिकल बिना टकराए एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है, तो वहां पर तुम्हें ठीक से समझने को मिलेगा कि हमारे पास कोलिजन क्या होता है, ठीक है। तो अब एक बात यहीं बैठा लो, कोलिजन की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोलिजन, ठीक है। पार्टिकल के संवेग और गतिज ऊर्जा का जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, आपस में जो बांट लेते हैं, चेंज आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोलिजन। हमेशा दिमाग में बैठा के रखना, फिजिक्स में कोलिजन में पार्टिकल्स का टकराना जरूरी नहीं होता।
तो अब इससे हमारे पास दो तरह के कोलिजन बनते हैं। पहला जो एलिमेंट्री आसान कोलिजन होता है जिसमें पार्टिकल आपस में टकरा रहे होते हैं, जो तुम 11th क्लास में पढ़ के आए थे, वो तुम्हारे सिलेबस में है, लेकिन ध्यान रखना तुमने 11th में कुछ पढ़ा होगा, अब यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे और यही वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है। अब सेकंड कोलिजन क्या आएगा? सेकंड कोलिजन आएगा कि इस तरह का एक एग्जांपल होगा जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, बिना टकराए वो क्या करेंगे, एक दूसरे की डायरेक्शन चेंज करेंगे, एक दूसरे के मोमेंटम और एनर्जी चेंज करेंगे। तो इसे कहा जाता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग या कोलिजन विदाउट इंपैक्ट। कोई टकराते नहीं है और फिर भी हमारे पास कोलिजन होता है, ठीक है। अब ध्यान से, अब देखो यहाँ पे पहला टाइप शुरू करने वाले हैं, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास कोलिजन होगा उसमें हमारे पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे। बात समझा रही यहाँ पे? यहाँ पर जो तुम कोलिजन देखोगे उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक, जो तुमने 11th क्लास में सीखा था बिल्कुल वैसे ही देखोगे। अब आगे देखते हैं। कोलिजन तो पता चल गया तुम्हें कोलिजन क्या होता है, ठीक है, पार्टिकल्स के एक दूसरे से टकराना और टकराने के बाद हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम का चेंज होना, इसे हम कोलिजन कहते हैं। आप ध्यान से देखो, कोलिजन हमारे पास दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर ये तुम्हें दिख रहा है तो दूसरा अपने आप समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारे पास होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, इसको इनइलास्टिक भी कहते हैं या फिर नॉन इलास्टिक भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन या नॉन इलास्टिक कोलिजन होता है। आगे जरा देखो, ये हमारे पास दो कोलिजन होते हैं। अब इनको डिफाइन कैसे करेंगे जरा समझना। देखो, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें हमारे पास मोमेंटम प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। यहां पर हमारे पास मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो यहां पर केवल मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। अगर कंजर्व नहीं हो रही मतलब तो यहां पर हमेशा एनर्जी लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, तुम्हारे पास सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस टाइप के कोलिजन में एनर्जी लॉस देखने को मिलता है, कौन सा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन या फिर परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन। सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो यहां पर हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आता है जिसमें हमारे पास केवल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। अच्छा, एनर्जी कंजर्व नहीं रहती मतलब क्या? मतलब क्या, कोलिजन के बाद पार्टिकल्स की एनर्जी बदल जाती है। अच्छा, बदलने के दो सेंस हैं, या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। अरे बढ़ने का तो सेंस ही नहीं बनता। सोचो, हम यहां खड़े, मेरी एनर्जी बैठे बैठे बढ़ा दो, बढ़ने का तो सेंस बनता ही नहीं है, केवल लॉस हो सकता है एनर्जी का। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, एनर्जी का लॉस। इतनी बात क्लियर यहाँ पे, इतना समझना, जरा समझना। ऐसे मान लो एक पार्टिकल, इसके पास 2 जूल एनर्जी, इसके पास 5 जूल एनर्जी, टोटल कितना, 7 जूल एनर्जी। अच्छा, पार्टिकल आके टकराए, तो अब जब टकराए हैं तो टकराने के बाद मान लो कहीं अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन या कहीं पर भी जा रहे हैं, कैसे भी मूव कर रहे हैं, तो जरा सोचो इनकी जो टोटल एनर्जी होगी, क्या वो टोटल एनर्जी 7 जूल से 7 जूल से ज्यादा हो सकती है? नहीं, उससे कुछ कम ही निकलेगी। तो हमेशा क्या होता है यहाँ पर हमारे पास हमेशा एनर्जी लॉस होता है। इतनी बात क्लियर, ये बातें दिमाग में बैठी। चलो अब यहाँ पे एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब देखो ये तो तुमने टेक्निकल बात समझ ली। अब यहाँ पर जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, इसकी एक डेफिनेशन और आती है, ठीक है। ध्यान से देखना, एक बात बता रहे हैं, तुम्हारे न्यूमेरिकल्स करने में बहुत काम करेगी वो बात। चलो देखो, अच्छा यहाँ पर अगर मान लो 2 पार्टिकल है, ये आपस में आके टकराए, टकराने के बाद ये कहीं पर भी चलेगा, मान लो ऐसे ऐसे चलेगा। अच्छा देखो, टकराने के बाद, कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल एक दूसरे से अलग अलग है ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपस में मिल करके वो एक पार्टिकल बना रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जब ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, तब अगर मान लो हमारे पास 2 पार्टिकल है, वो एक दूसरे की तरफ आए, तो कोलाइड हो करके वो दोनों पार्टिकल एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का। इस केस में हमेशा एनर्जी का लॉस होगा, ध्यान रखना इस बात को। अगर दो पार्टिकल कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद वो सिंगल पार्टिकल में अगर कन्वर्ट हो जाते हैं, दोनों चिपक जाते हैं, कंबाइन होके हमारे पास एक पार्टिकल बना देते हैं, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह से हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल बन रहा है तो यहाँ पर हमारे पास जो कोलिजन होता है उस कोलिजन को कहा जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। इस केस में हमेशा एनर्जी लॉस होगा, अभी इसको बताएंगे, प्रूव भी करवाएंगे। ठीक, अब आगे समझते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल सुनो, यहीं पे एग्जाम्पल सुनो, तुम्हारे दिमाग में बात बैठेगी। अब देखो, तुम 11th क्लास में कुछ न्यूमेरिकल करके आते थे, ठीक है, तुम्हारी बुक्स में कुछ न्यूमेरिकल होते थे, जरा सुनना ध्यान से। एक लकड़ी का बॉक्स होता था, उसमें एक गोली चला दी जाती थी, सोचो जरा, उसमें एक बुलेट से फायर कर दिया गया। अब वो बुलेट आती थी, उस बॉक्स के अंदर धंस जाती थी, सोचो, और फिर वो बॉक्स और बुलेट एक साथ आगे बढ़ते थे। सोचो, पार्टिकल टकराए, टकराने के बाद वो एक दूसरे में मिल करके एक सिंगल पार्टिकल बन गए और एक साथ आगे चल रहे हैं। तो ये कैसा एग्जांपल हुआ? ये हमारे पास नॉन इलास्टिक कोलिजन या इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल होता है। और ध्यान रखना, अगर इनइलास्टिक कोलिजन का ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है, बहुत ध्यान रखना इस बात को, बहुत ध्यान, अभी प्रैक्टिस करवाएंगे तो बताएंगे, शुरू से ध्यान रखो इस बात को। अगर कभी ऐसा एक न्यूमेरिकल आता है कि टकराने के बाद दो पार्टिकल मिलकर के एक पार्टिकल बन रहे हैं, तो वहां पर हमेशा क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। अगर एनर्जी लॉस होगा तो कभी भी हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं करेंगे। आप ध्यान से सुनना, अगर तुमने 11th क्लास में न्यूमेरिकल वगैरह करे हो तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हो, इस तरह के जो न्यूमेरिकल है वो कई बार गलत हो जाते हैं। तुम चाहे जितनी बार प्रैक्टिस कर लो, आगे आके तुम्हारे कहीं ना कहीं गलत हो ही जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं पता है? क्योंकि तुम वहां पे एनर्जी का कंजर्वेशन लगा देते हो और 11th में घंटा तुम्हें कोई बताता ही नहीं, वहां कोई पढ़ता ही नहीं है, वहां तुम्हें ठीक से कोई बताता ही नहीं, वहां केवल सिलेबस पूरा कराना मुद्दा होता है टीचरों का कि जैसे तैसे करा दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पर एनर्जी लॉस होती है तो कभी भी अगर ऐसा न्यूमेरिकल है, जैसा तुम्हें भी एग्जांपल दिया कि एक लकड़ी के उसमें बॉक्स में बुलेट फंस गई है, तो वहां पर कभी भी एनर्जी कंजर्व नहीं करी जाती, वहां पर तुम केवल और केवल मोमेंटम से सॉल्व करोगे। अब वहां सॉल्व करने के चक्कर में वहां के टीचर्स मोमेंटम भी कंजर्व करा देते हैं, एनर्जी भी कंजर्व करा देते हैं, जो मन आता है वो करा देते हैं, और जब आंसर निकलता है बुक से मैच नहीं करता तो बोल देते हैं बुक्स में गलत आंसर। कॉन्सेप्ट ही गलत होता है वहां पे। और एक बार की बात नहीं है, हर साल की बात है, बच्चा आता है, बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि कहां पर हमारे पास एनर्जी लॉस होगी, कहां पर एनर्जी लॉस नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा। चलो आगे देखो। अब देखो, एक काम करो, तुम्हारे सामने नोट्स रखे हैं, सबसे पहले तो उठा करके उनको रीड करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके कायदे से रीड करो। तुम्हें पता होना चाहिए कोलिजन की डेफिनेशन क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ये सारे कोलिजन एक बार बैठ के पढ़ो, उसमें तुम्हें एग्जांपल्स भी दिए होंगे, बहुत कायदे से रीड करो, जल्दी करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया? चलो देखो, देखो आर्टिकल आगे देखो। देखो, हमारे पास सबसे पहला केस क्या आता है? सबसे पहला केस आएगा हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या होता है? हमारे पास एनर्जी कंजर्व रहती है और हमारा मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। ध्यान से देखो, अब मान लो हमारे पास एक पार्टिकल ऐसा है, एक पार्टिकल ऐसा है। ठीक है, ये पार्टिकल मान लो u1 वेलोसिटी से भाग रहा है, ये हमारे पास u2 वेलोसिटी से भाग रहा है। जल्दी से बता रहे ओवरव्यू तुम्हें। ठीक है, आगे जरा सोचो। अब टकराने के बाद कोलिजन, यहां कोलाइड कर चुके हैं, टकराने के बाद मान लो इस पार्टिकल की वेलोसिटी v1 हो जाती है और इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे पास v2 हो जाती है। ये हमारे पास वही m1 पार्टिकल है, m1 पार्टिकल की वेलोसिटी u1 से क्या हो गई हमारे पास u2। ये हमारे पास m2 पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी u2 से हमारे पास v2 हो गई। इतना क्लियर है? अब एक बात समझना, अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेस के पहले वो चीज और प्रोसेस के बाद वो चीज बराबर रहे। यहां प्रोसेस कौन सा हो रहा है? यहां कोलिजन का हो रहा है। यहां पर इस तरह से होगा कि दोनों पार्टिकल टकराए, टकराने के बाद अलग अलग वेलोसिटी से आगे गए। अगर इस तरह से है तो जरा समझना, कोलिजन के पहले मोमेंटम हमेशा बराबर होगा कोलिजन के
बाद मोमेंटम के। कोलिजन के पहले मोमेंटम जरा समझना, कोलिजन के पहले इसका मोमेंटम होगा हमारे पास m1u1, ये आ गया हमारे पास m2u2, बराबर होगा कोलिजन के बाद मोमेंटम। बाद में मोमेंटम क्या आ गया हमारे पास m1v1 प्लस आ गया हमारे पास m2v2। इतनी बात क्लियर है? मतलब ये जो तुम देख रहे हो ये हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, किसके लिए? फॉर परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक के केस में मोमेंटम तो कंजर्व होता है, साथ ही साथ एनर्जी भी कंजर्व होती है। अगर एनर्जी कंजर्व तो एनर्जी कंजर्व कर दो, तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी कंजर्व कर दो तो क्या कंजर्वेशन का मतलब क्या? जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस के पहले एनर्जी बराबर होगी प्रोसेस के बाद एनर्जी के। पहले एनर्जी कितनी है हमारे पास? हाफ m1u1 स्क्वायर। देखो यहाँ पे m और u दिख रहा है, तो ये आ गया u1 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या दिख रहा है, ये आ गया हमारे पास हाफ m2u2 स्क्वायर। बगल में जरा देखो प्रोसेस के बाद एनर्जी, एनर्जी कितनी आएगी हमारे पास? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस आ गया हमारे पास हाफ m2v2 स्क्वायर। इतना समझ आ रहा है? ये हमारे पास रिजल्ट आते। तो अब जरा समझना, ये रिजल्ट किसके देख रहे हो? ये रिजल्ट है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के। तो ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो तुम्हारे दिमाग में ये इक्वेशन तुरंत आ जानी चाहिए कि हमारे पास मोमेंटम कंजर्व होगा। ये इक्वेशन तुरंत आ जानी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। इतनी बात क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर परफेक्टली इलास्टिक का तुम्हारे पास कोई न्यूमेरिकल आया, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास कोई थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक आया है, तो ये दोनों इक्वेशन तुम्हारे दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि परफेक्टली इलास्टिक में मोमेंटम भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। कंजर्व होने का मतलब क्या होता है? जो भी प्रोसेस करो, देखो अगर प्रोसेस नहीं हुआ तब तो कोई बात ही नहीं, अगर प्रोसेस नहीं हुआ तब तो कोई बात नहीं, ना मोमेंटम बदलेगा ना एनर्जी बदलेगी। लेकिन अगर प्रोसेस हुआ और उसके बाद चीजें कंजर्व हैं, तो इसका मतलब क्या? प्रोसेस के पहले टोटल वैल्यू बराबर होगी प्रोसेस के बाद टोटल वैल्यू के। वही चीज हमारे पास एनर्जी में आ जाएगी। सबको कंजर्वेशन का मतलब समझ आया? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो बात होगी हमारे पास इलास्टिक की। अगर मान लो हम यही चीज इन इलास्टिक में देखें, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो जब इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो जरा समझ रहा, अगर ये पार्टिकल टकराएंगे तो टकराने के बाद ये दोनों मिलकर के एक अलग पार्टिकल बना लेंगे जिसका मास क्या होगा? m1 प्लस m2, और ये हमारे पास किसी अलग वेलोसिटी से भाग रहा होगा। इतना क्लियर है? यहाँ पे यहां तक समझ आया? ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो यहां पर हमारे पास मोमेंटम, सॉरी यहां पर हमारे पास जो मोमेंटम आएगा, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, ठीक है, लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ये तुम पढ़ के आ चुके हो, अभी अभी देखा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हमारे पास एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। अच्छा, मोमेंटम कंजर्व रहता तो जरा समझना, प्रोसेस के पहले का मोमेंटम बराबर होगा प्रोसेस के बाद के मोमेंटम के। प्रोसेस के पहले मोमेंटम क्या? m1u1 प्लस m2u2। प्रोसेस के बाद मोमेंटम था, देखो मास कितना है हमारे पास? मास आ गया हमारे पास m1 प्लस m2। टोटल वेलोसिटी कितनी दिख रही है अभी? तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई करा दो क्या आएगा हमारे पास? ये हमारे पास प्रोसेस के पहले मोमेंटम, ये प्रोसेस के बाद मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहता है फॉर द इनइलास्टिक कोलिजन। तो अब एक बात और ध्यान रखना, अगर इनइलास्टिक कोलिजन का न्यूमेरिकल आता है तुम्हारे सामने, तो तुम्हारे दिमाग में ये इक्वेशन तुरंत आ जानी चाहिए कि हमें ये इक्वेशन तो यूज करनी ही है। इसको यूज करके इक्वेशन करो, क्योंकि यहाँ पर केवल इकलौती इक्वेशन है। एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, एनर्जी का लॉस होता है। कितना लॉस होता है वो भी आगे देखोगे। अभी तुम्हें क्या देखना है? केवल हमारे पास यहाँ पे जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। कैसे कंजर्व रहेगा? अगर कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल मिलकर के एक नया पार्टिकल बनाते हैं जिसकी वेलोसिटी हमारे पास v होती है। समझ आया सभी को? आगे बढ़े, चलो। देखो, ये केवल न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है, ध्यान से सुनना। तुम अपने आर्टिकल देखना है, केवल न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि जब न्यूमेरिकल है तो तुम्हारे दिमाग में इतना होना चाहिए, क्योंकि जब वहां फॉर्मूले यूज करेंगे तब तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अगर तुम्हें नोट करना है, कहीं रफ में नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है, इसको कहीं तुम साइड में नोट कर लो ताकि तुम्हें याद रहे कि इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो इनइलास्टिक कोलिजन में हमें इक्वेशन कैसे बनानी है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। और इसके पहले जो इलास्टिक कोलिजन था, इलास्टिक कोलिजन की इक्वेशन तुम्हारे नोट्स में बनी हुई है, ठीक। चलो आगे देखते हैं।
अब देखो अब इन्हीं से रिलेटेड जो तुमने पिछले 10-15 मिनट में सीखा कि हमारे पास कोलिजन क्या होते हैं, कोलिजन कितने टाइप के होते हैं, उनमें क्या क्या खास बात होती है, उन्हीं से लेकर के अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक टॉपिक आता है, इसको कहते हैं वन डायमेंशनल, 1D मतलब वन डायमेंशनल, ठीक है, वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ये टॉपिक अब तुम्हारे सामने आएगा। अब जरा सुनना, सोचो जितना तुम्हें बता के आए उसके हिसाब से तुम्हारा दिमाग तुरंत चलना चाहिए। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, वन डायमेंशन की बात करेंगे बाद में, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब हमारे पास मोमेंटम भी कंजर्व होगा, हमारे पास एनर्जी भी कंजर्व होगी। इतनी बात क्लियर यहाँ पे। अब आगे सुनो, अब ये वन डायमेंशन का क्या मतलब है जरा समझना। अब यहां पर हमारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक ही डायमेंशन में मूव करेंगे, टकराने के पहले भी और टकराने के बाद भी। आपको इसके पहले भी तो मैं एग्जांपल दिया था, ये सबसे आसान एग्जांपल होता है इसलिए दिया था, लेकिन जरा समझना अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है। सोचो जरा, मान लो ये एक बॉल है, तुमने इसके पीछे से एक बॉल मारी फेंक के, तो ये भी तो हो सकता है एक बॉल इस तरफ भाग जाए, एक बॉल इस तरफ भाग जाए। अगर बॉल एक डायरेक्शन के अलावा अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो ये कितने डायमेंशन हो गए? 2। सोचो ये एक्स ऊपर नीचे वाई भी तो है, तो ये हमारे पास होता है 2 डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशनल कोलिजन क्या होता है? वन डायमेंशनल मतलब एक विमी संघट्ट। वन डायमेंशनल कोलिजन होता है कि हमारे पार्टिकल कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद भी एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहे। इतनी बात क्लियर है? चलो अब देखो, एक तुम्हारे पास डायग्राम बना रहे हैं और आर्टिकल शुरू करते हैं। चलो देखो ध्यान से, देखो अब यहां पर हमने जो डायग्राम पहले बना था वही बनाने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब यहां पर हमारे पास m1 मास का पार्टिकल है जो u1 वेलोसिटी से भाग रहा है। अब यहां पर हमारे पास ये m2 मास का पार्टिकल है जो हमारे पास u2 वेलोसिटी से भाग रहा है। अब एक बात समझना, ये पार्टिकल आए और आके टकराए, अगर ये टकराए तो ये हमारे पास हो गया कोलिजन, ठीक है, ये हमारे पास कोलिजन हो गया। टकराने के बाद पार्टिकल आगे बढ़े तो अब ये जो m1 देख रहे हो, ये हमारे पास m1 पार्टिकल है, ये भाग रहा है किसी वेलोसिटी v1 से। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल m2 आ गया, ये आगे चल रहा है हमारे पास किसी वेलोसिटी v2 से। इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई परेशानी? अब जरा सुनो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो 2 पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी से और टकरा रहे हैं। ये क्या हमारे पास? ये कोलिजन की कंडीशन है। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले का प्रोसेस। ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास आफ्टर कोलिजन, ये हमारे पास बिफोर कोलिजन। इतनी बात क्लियर? अब एक बात समझना, अगर ये बॉल यहां पे आगे आके टकरा रही है तो जरा सोचो, ये जो u1 वेलोसिटी है, ये u1 वेलोसिटी u2 से बड़ी होनी चाहिए। सोचो, अगर ये वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो ये बॉल इस बॉल के पास आएगी, ये पार्टिकल इस पार्टिकल के पास आके टकरा पाएगा। तो यहाँ पे जरा समझना, बिफोर कोलिजन कंडीशन क्या है हमारे पास? u1 इज ग्रेटर देन u2। तुम्हें यहाँ पे इस बात को अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तभी चीजें समझ पाओगे। सोचो जरा, अगर तुम u2 को बड़ा कर दो तो क्या ये कभी टकरा पाएंगे? कभी नहीं टकराएंगे, ये पार्टिकल आगे भाग जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे यहां पर u1 बड़ा होगा। अच्छा, कोलिजन के बाद जरा सोचो क्या हो रहा है। अब इस v1 और v2 में से सोचो कौन बड़ा? अब यहां पर v2 बड़ा निकलेगा। ध्यान रखना, यहां पर v1 हमेशा छोटा होगा v2 से। कैसे? चलो देखते हैं। अब ध्यान से देखना, ये पार्टिकल हमारे पास v2 से आगे जा रहा है, ये v1 से आगे जा रहा है। अच्छा जरा सोचो, ये कब हुआ? यहां पे इसकी बात करते हैं, इस वाले केस की। एक पार्टिकल u2 से आगे भाग रहा है, एक पार्टिकल u1 से। अच्छा, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा तभी तो आके टकराएंगे। सोचो, अब ये यहां पर आके टकराए। अच्छा, टकराने के बाद जो आगे वाला पार्टिकल है वो आगे चला जाएगा। इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा नहीं हुई तो सोचो क्या होगा? पीछे वाले की स्पीड ज्यादा, एक बार टकराए, फिर पीछे वाले की स्पीड ज्यादा, फिर टकरा गए, अरे फिर पीछे वाले की स्पीड ज्यादा, फिर टकरा। क्या ऐसा होता है?
क्या ये पॉसिबल है? सोचो, एक बॉल रखी है, तुमने एक बॉल फेंकी, वो टकराई, अच्छा फिर टकरा गई, क्या ये पॉसिबल है? नहीं होता ना। तो यहां पर अब जरा समझना, यहां पर हमारे पास आगे वाले पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी, तब हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल बनता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देखो एक ही डायमेंशन में हमारे सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं। एक ही डायमेंशन मतलब कौन सी डायमेंशन है? देखो एक्स एक्सेस। अच्छा इस तरफ भी जा सकते हैं पार्टिकल, इस तरफ भी जा सकते हैं, ये भी एक्स एक्सेस है, चाहे इस तरफ जाए चाहे इस तरफ जाए, रहेंगे किसमें? एक डायमेंशन में, बस ऊपर नीचे न जाए। ये दूसरी डायमेंशन आ जाती है वाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब आगे देखते हैं। अब देखो ये तो तुम्हारे पास इतना था समझने के लिए, अब रिजल्ट आगे बढ़ेगा, प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी भी कंजर्व रहती है। अब एक एक करके लिखते हैं और प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। देखो और ध्यान रखना, बड़ा सा डेरिवेशन है लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाएगा। जहां जहां सीखने वाली बात आएगी वहां हम तुम्हें बताएंगे कि देखो यहाँ पे पिक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो यहां पर आएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है तो कंजर्व का मतलब क्या होता है? जो भी प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस के पहले टोटल मोमेंटम, प्रोसेस के बाद टोटल मोमेंटम बराबर होंगे। चलो जरा देखते हैं, प्रोसेस के पहले क्या है हमारे पास? ये आ गया हमारे पास m1u1 प्लस आ गया हमारे पास m2u2। देखो एक बात जरा समझना, कोई इसको म्यू मत समझ लेना। देखो ये मेरा u बनता है, म्यू हम इस तरह से बनाते हैं बड़ा करके, ठीक है, ये मेरा u बनता है, कोई म्यू मत समझ लेना। ठीक, अब आगे देखो। अच्छा प्रोसेस क्या है? कोलिजन। कोलिजन के बाद मोमेंटम कितना हो गया? m1v1 प्लस m2v2। अब एक बात समझते हैं, देखो ये m1 दिख रहा है, ये m1 दिख रहा है, इनको एक तरफ ले आओ, ये m2 एक तरफ कर दो। ठीक है, अब जो प्रोसेस कर रहे हैं ये तुम्हारे डेरिवेशन के हिसाब से प्रोसेस कर रहे हैं, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। देखो जरा m1 और ये m1 एक तरफ लिख लो, तो जरा सोचो m1v1 इस तरफ आ गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास m1u1 माइनस m1v1। यहाँ पर क्या रखा हुआ है हमारे पास? m2v2। ये m2u2 उस तरफ चला गया, यहाँ पर आ गया माइनस का m2u2। अच्छा ध्यान से देखो, कुछ कॉमन आ रहा है, m1 कॉमन, ये आ गया u1 माइनस v1। यहाँ पर देखो कुछ कॉमन आ गया, m2 कॉमन आ गया, ये आ गया हमारे पास v2 माइनस u2। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? समझ में आया यहाँ पे? अब आगे देखते हैं। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा, वैसे ही एनर्जी भी कंजर्व करो, क्योंकि हमारे पास लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व होते हैं। कहां पे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। आज ही देख के आ रहा, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट आएगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात की है। अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करनी है ना, कंजर्व करने का मतलब क्या? जो भी प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस के पहले एनर्जी बराबर होगी प्रोसेस के बाद एनर्जी। प्रोसेस के पहले जरा देखो, मास m1 वेलोसिटी u1, तो ये आ गया हमारे पास हाफ m1u1 स्क्वायर। यहाँ पर जरा देखो, ये आ गया हमारे पास हाफ m2u2 स्क्वायर। आगे जरा देखो, यहाँ पर वेलोसिटी v1, तो ये आ गया हमारे पास हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस देखो आ गया, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी v2 आ गई, ये आ गया हमारे पास हाफ m2v2 स्क्वायर। अच्छा एक बात जरा सोचो, यहाँ पर m1 एक तरफ लेके आए थे ना, तो यहाँ पर भी m1 एक तरफ ले आते हैं। एक बात जरा समझना, देखो तुम्हारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है ये, ठीक है, तो इसको करा क्यों रहे हैं? क्योंकि इस डेरिवेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल वही डेरिवेशंस करवाएंगे जो तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एक भी डेरिवेशन नहीं करवाएंगे, तुम्हारा टाइम किसी तरह से वेस्ट नहीं करवाएंगे। ठीक है, केवल वो डेरिवेशन जो क्वेश्चंस बनाते हैं। कई सारे ऐसे डेरिवेशन जिनसे क्वेश्चन नहीं आता, केवल रिजल्ट से क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें केवल उसका रिजल्ट ध्यान रखना है, बेकार के डेरिवेशन नहीं रखने। डेरिवेशन रटोगे तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये वाला डेरिवेशन बहुत कुछ सिखा के जाता है। अब जरा सोचो, जैसे m1 एक तरफ रखा, वैसे यहाँ पर m1 दिख रहा है, यहाँ पर m1 दिख रहा है, चलो लेके आते हैं एक तरफ। ठीक है, देखो आते हैं,
अच्छा ये हटा दें यार, ये ऊपर हटा देते हैं। डायग्राम सबका बना लिया? देखो अगर किसी को कुछ डायग्राम में बनाना हो बना लो, फिर हटाते हैं। चलो हटा दो। अब देखो इसके आगे यहां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, M1 एक तरफ। अच्छा M1 एक तरफ करेंगे तो एक काम करते हैं, थोड़ा स्टेप डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो M1 एक तरफ करोगे तो हमारे पास M1 और अपॉन में 2 कॉमन भी तो आ जाएगा। अगर कॉमन आ रहा तो हमारे पास M1 अपॉन 2 कॉमन, यहाँ जो क्या दिख रहा है U1 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास U1 स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का V1 स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? सोचो ये वाला टर्म उधर भेजो तो 1/2 कॉमन और M2 कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 और M2 कॉमन आ गया, मतलब यहाँ पर M2 अपॉन 2 कॉमन। यहाँ पर तो क्या दिख रहा है V2 स्क्वायर, ये आ गया V2 स्क्वायर, और यहाँ पर ये U2 स्क्वायर वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास U2 स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? ध्यान से देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा आप जरा समझते हैं, देखो ध्यान से, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अच्छा ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान सुनना, इतना कर तो लिया, अब हमें कोलिजन में करना क्या है, क्यों पढ़ क्यों रहे हैं इसको, ध्यान से देखो। अब हमारे पास 2 पार्टिकल थे, एक U1 से भाग रहा था, एक U2 से। टकराने के बाद इनकी स्पीड V1 हो गई, इसकी स्पीड V2 हो गई। तो अब हमें यही निकालना है कि कोलिजन के बाद इनकी स्पीड कितनी हो रही है। सोचो जरा, तुम्हें एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, तुम्हें U1 दे दिया जाएगा कि मान लो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ये 8 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो कोलिजन के बाद इनकी स्पीड कितनी हुई ये बताना है तुम्हें यहाँ पे। मतलब हम करने क्या वाले हैं, हम V1 का फॉर्मूला निकालने वाले हैं और ये V2 का फॉर्मूला निकालने वाले हैं। सबके दिमाग में बात बैठी, क्या करने वाले, क्यों, अगर तुम्हारे दिमाग में ये बनाओ क्या करना है तो तुम्हें ये भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों करना है, नहीं तो स्टेप्स रटोगे। अब जरा समझना, आगे देखो। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 1 तो आ गए। देखो यहाँ पर M1 दिख रहा है, यहाँ M1 दिख रहा है, यहाँ M2 दिख रहा है, यहाँ M2 दिख रहा है, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अगर डिवाइड करोगे तो जरा सोचो, M1 से M1 कैंसिल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा अपॉन में क्या दिख रहा है, अपॉन में आ गया हमारे पास U1 माइनस V1। यहाँ पर डिवाइड करो, M2 से M2 कैंसिल, यहाँ पर क्या दिखा तुम्हें, ये आ गया V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। नीचे ध्यान से देखो, नीचे आ गया हमारे पास V2 माइनस U2। इतना क्लियर हुआ यहाँ पे? अच्छा ऊपर ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ऊपर आएगा हमारे पास U1 प्लस V1 और आ गया हमारे पास U1 माइनस V1। नीचे जरा देखो क्या रखा है, ये आ गया U1 माइनस V1। अच्छा यहाँ पर जरा देखो क्या रखा है, यहाँ पे फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया V2 माइनस U2 और यहाँ पर आ गया V2 प्लस U2। नीचे जरा देखो क्या रखा है, V2 माइनस U2। दिखा के नहीं दिखा है, सब कुछ दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो गया, ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, U1 प्लस V1। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पर आ गया हमारे पास V2 प्लस U2। इतना समझ में आया सभी को? इतना क्लियर हुआ यहाँ पे? अच्छा एक काम करते हैं, ये U1 दिख रहा है, ये U2 दिख रहा है, इसको इस तरफ लेके आओ। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया U1 माइनस U2। अच्छा ये V2 आ गया, ये V1 उधर जाएगा, ये आ गया हमारे पास V1। अब देखो तुम्हें कहा था ना इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये आया, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा डीप रिजल्ट है ये, बहुत बढ़िया समझने को मिलेगा तुम्हें। चलो देखते हैं, देख डालो एक बार। देखो कैसे देखोगे, यहां से शुरू करा, फिर एनर्जी का अंदर हुई, एनर्जी के बाद यहां पर आए, फिर यहां पर चले गए। इस तरह से हम यहां तक पहुंचे इस रिजल्ट तक, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब यहाँ पे तुम्हारे सामने कुछ लिख देते हैं। हमारे पास रिजल्ट क्या आया, U1 माइनस U2 बराबर V2 माइनस V1। एक ये रिजल्ट हमारे सामने आ गया। अच्छा जरा समझना,
हमारे पास दो इक्वेशन बन रही थी, एक में इक्वेशन नंबर 1 पड़ा हुआ था, एक में इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 पे क्या था, इक्वेशन नंबर 1 पे था m1 और था हमारे पास u1 माइनस v1 और था हमारे पास m2, ये था हमारे पास v2 माइनस u2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 पड़ी हुई थी, ठीक है। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के, इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहीं छोड़ो। अब यहाँ पर आते हैं। अच्छा, ये क्या बता रहा है, ये जो बता रहा है इसके लिए तुम्हें फिर से डायग्राम देखना पड़ेगा। चलो देखो, ये हमारे पास पार्टिकल u1 से, ये पार्टिकल u2 से, अच्छा ये पार्टिकल v1 से, ये पार्टिकल v2 से, ऐसे चल रहा है हमारे पास। अब ध्यान से देखो, क्या हम एक काम करते हैं, ठीक है, इनको न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। देखना ध्यान से। चलो मान लिया ये वाला पार्टिकल हमारे पास 10 की स्पीड से था और ये वाला पार्टिकल हमारे पास 8 की स्पीड से था। देखो तुम्हें बता चुके हैं पीछे वाले पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन जब ये टकराए तब मान लो हमारे पास ये पार्टिकल 10 की स्पीड से आ गया और ये पार्टिकल 8 की स्पीड से आ गया, ठीक है। अब को ये कैसे मान लिया आपने, जब मन हो जैसा मन हो मान लो, ये तो बिल्कुल पलट दी वैल्यू। अच्छा एक बात जरा समझते, देखो यहाँ पे क्या है, u1 माइनस u2, मतलब u1 में u2 माइनस करो, 10 में से 8 माइनस करो, 2 आएगा। अच्छा यहाँ पर क्या है, v2 माइनस v1, v2 में से v1 माइनस करो, 10 में से 8 माइनस करो, 2 आएगा। ध्यान से देखो, दोनों बराबर है, तो यहाँ पर जो वैल्यू मानोगे वो तुम्हें ऐसी ही माननी पड़ेगी ताकि इन दोनों का डिफरेंस 2 ही आए। इतना समझ में यहाँ पे, तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर यही मान लिया। अब एक बात समझते हैं, ध्यान सुनो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए ये पार्टिकल 10 की स्पीड से चल रहा है, तुम्हारे लिए ये पार्टिकल 8 की स्पीड से चल रहा है। अच्छा अब मान लो कि तुम इस पार्टिकल के फ्रेम में हो, मतलब तुम भी यहां पर 8 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। सोचो, तुम 8 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, पीछे से पार्टिकल 10 की स्पीड से तुम्हारे पास आ रहा है, तो अब तुम्हारे लिए इस पार्टिकल के लिए ये पार्टिकल कितनी स्पीड से आ रहा है, सोचो, ध्यान सुनो। मान लो तुम इस डायरेक्शन में 8 की स्पीड से चल रहे हो, पीछे से एक बाइक 10 की स्पीड से आ रही है, तो अब तुम्हारे लिए वो बाइक 2 की स्पीड से आ रही होगी, मतलब तुम्हारे पास पहुंचने की बाइक की स्पीड अब कितनी हो गई, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। ये समझ में आया। अब मतलब 10 की स्पीड से तुम्हारे लिए, जब तुम कहीं और खड़े हो, तब तुम्हारे लिए बॉल 10 की स्पीड से आ रही है, ये बॉल 8 की स्पीड से आ रही है। लेकिन अगर तुम इस बॉल के साथ आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए अब ये बॉल तुम्हारे पास कितनी स्पीड से आ रही है, 2 की स्पीड से आ रही है। मतलब यहां पर ये जो 2 देख रहे हो, 2 क्या है हमारे पास, u1 माइनस u2। अब ये जो u1 माइनस u2 होता है, हम इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, हम इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या इसको ठीक से कहो तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्यों, हम इसकी वेलोसिटी देख रहे हैं विद रिलेशन टू u2, इसके रिलेशन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 10 माइनस 8 मतलब u1 माइनस u2 इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक दूसरे के पास पहुंचने की वेलोसिटी, एक दूसरे के पास वो इस वेलोसिटी से पहुंच रहे हैं, और जब ये एक दूसरे के रिलेशन में निकालते हैं तो उसको क्या कह दिया गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। अच्छा ये कब है, देखो कोलिजन के पहले, समझ आया क्या। अच्छा यहाँ पर आप इस 2 के बारे में समझते हैं कि इनका डिफरेंस 2 आया। अच्छा तरह समझना, जब तुम सही कहीं और खड़े हो तो तुम्हारे लिए ये पार्टिकल जो भी है, ये पार्टिकल 10 की स्पीड से भाग रहा है। अच्छा तुम कहीं और खड़े हो, तुम्हारे लिए ये पार्टिकल 8 की स्पीड से भाग रहा है। अब ऐसे सोचो, तुम इस पार्टिकल की जगह हो, सोचो अब तुम 8 की स्पीड से आगे चल रहे हो, कोई आगे एक और पर्सन 10 की स्पीड से आगे जा रहा है, तो अब तुम्हारे लिए वो आगे वाला पर्सन 2 की स्पीड से आगे जाता हुआ तुम्हें लगेगा। अच्छा वो तुमसे अब दूर जा रहा है, यहां पर क्या था, पार्टिकल पास आ रहा था, यहां पर क्या हो गया, पार्टिकल दूर जा रहा है, मतलब एक दूसरे से वो सेपरेट हो रहे हैं। तो अब ये जो 2 देख रहे हो, 2 है क्या हमारे पास, v2 माइनस v1, ये 2 है, तो अब इसको कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन।
यहाँ पर देखो पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पर एक पार्टिकल दूसरे के पास पहुंच रहा है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे को अप्रोच कर रहा है, तो ये क्या हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये क्या हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और ध्यान से देखो ये दोनों बराबर है। मतलब अब यहाँ पे एक सीधा सा क्वेश्चन आता है कि अगर हम वन डायमेंशनल, ध्यान सुनना, अगर हम वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देखेंगे तो उस कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन बराबर होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। मतलब कोलिजन के पहले जिस वेलोसिटी से पार्टिकल एक दूसरे के पास आ रहे थे, एक दूसरे के पास कितनी वेलोसिटी से आ रहे थे, 2 से, 2 क्या है u1 माइनस u2, ठीक है। जिस वेलोसिटी से पार्टिकल एक दूसरे के पास आ रहे थे, टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। अब दूर होते चले जाएंगे मतलब किस वेलोसिटी से दूर हो रहे हैं, 2 से, ये कितना v2 माइनस v1। तो अब ये दोनों बराबर आ रहे हैं हमारे पास, तो यहां से हमारे पास एक स्टेटमेंट निकल के आता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, कि इन द वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। ये अप्रोच क्यों है, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आएंगे तभी तो टकराएंगे, और टकराने के बाद पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे के दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो ये क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इतना क्लियर हुआ पे। अब एक बात ध्यान रखना, अब बाकी अगले टर्म पे शुरू करेंगे। अगले टर्म पे क्या करने वाले हैं, एक इक्वेशन ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके v1 एंड v2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कोलिजन का मतलब समझ में आया, कोलिजन कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, उससे एक रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट सबको क्लियर है, इतना पढ़ के रखना। बाकी इसके आगे का डेरिवेशन अगले टाइम पे देखेंगे। अगले टाइम पे क्या करना है, बस हमें v1 और v2 का फॉर्मूला निकालना है। इतनी बात क्लियर है। चलो बाकी फिर अगले टाइम पे।